हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है पॉलिटी की, उसी सीरीज में आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इमरजेंसी का प्रोविजन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी क्यों ली गई है। आज इसके बारे में जानेंगे क्या होता है इमरजेंसी के समय और आपके फंडामेंटल राइट्स या अदर राइट्स पे क्या असर पड़ता है। इन सब चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं इमरजेंसी या आपातकाल के बारे में। जब भी हम इमरजेंसी की बात करते हैं, ठीक है, इमरजेंसी नॉर्मल टर्म्स में अब देखिए तो इमरजेंसी यानी अर्जेंसी, कहीं पे आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है, ठीक है, मतलब इंस्टेंट में डिसीजन लेना अगर हो तो उस केस के वैसे सिनेरियो को हम कहते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन, ठीक है, जिसमें ज्यादा बातचीत करने में समय व्यर्थ नहीं कर सकते हम। तो ये जो इमरजेंसी का प्रोविजन है, अगर नॉर्मल टर्म्स में आप देखेंगे तो इमरजेंसी क्या होती है, कोई भी सिचुएशन जैसे एक्सीडेंट हो गया या मान लेते फ्लड आ गया, नेचुरल कैलेमिटी जैसे मतलब अर्थक्वेक आ गया या कुछ भी आ गया, ये सब भी इमरजेंसी का सिचुएशन है। पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन इन इमरजेंसी को पार्ट 18 में रखती है? यानी इससे क्या पता चला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी कौन से हिस्से में है? पार्ट 18 में। ये रहती है आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजन 365 का भी एक प्रोविजन है जो उसका इफेक्ट देता है इमरजेंसी में, पर जनरली हम 352, 356 और 360 को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, ये जो आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स क्या बताता है? तो हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी दी हुई है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी संवैधानिक आपातकाल। वो 3 कौन से टाइप्स हैं? तो वो टाइप है, सबसे पहले नेशनल, दूसरा है आपका प्रेसिडेंशियल या स्टेट, और तीसरा है फाइनेंशियल वित्तीय। ठीक है, तो ये जो हम तीनों पढ़ेंगे इन्हीं का आर्टिकल्स में समझेंगे, यानी आर्टिकल 352, 356 और 360। ठीक है, चलिए इन सबको डिटेल में समझते हैं। आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा नेशनल इमरजेंसी के बारे में जानना, यानी आज हम समझेंगे नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। देखिए, आपातकाल लगाने का सिचुएशन क्यों पड़ता है? तो जब सिचुएशन ऐसी हो जहां पे तुरंत डिसीजन लेना हो तो पावर शिफ्ट कहां करना होता है? किसी एक अथॉरिटी के पास। तो मान लेते हैं हमारा प्यारा भारत, ठीक है, हमारा प्यारा भारत कई सारे स्टेट्स में बटा हुआ है, तो इन स्टेट्स का पावर अपना अपना होता है, यूनियन। इन स्टेट्स का एक अपना अपना पावर होता है और यूनियन का एक अलग पावर होता है। तो जब हम ये देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट चार्ज है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि फेडरेशन जो हमने पढ़ा था, तो फेडरेशन यानी पार्ट 1 आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, हमने आर्टिकल 1 में देखा था। तो यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब है कि ये सारे राज्यों से मिलके बना है। पर क्या होगा अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए जब आपको तुरंत डिसीजन लेना हो, तो क्या अगर इंडिविजुअल स्टेट्स अगर डिसीजन लेना चालू करें तो क्या उस सिचुएशन को वो हैंडल कर पाएंगे जो पूरे इंडिया में एराइज हो रही हो? तो ऐसा करना थोड़ा पॉसिबल कम होता है, ठीक है, हो सकता है कर ले, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कम है। फिर इसमें यूनिटी, इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है और बेसिकली सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यानी संप्रभु कैसे रहेंगे? जब हमारा संप्रभु होने का मतलब है कि हमारा लॉ हम खुद बना रहे हैं, तो हमारा सबका लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? यूनियन के पास है। तो साफ साफ लिखा है कि जब भी इमरजेंसी होगा, इस केस में इस सिचुएशन को हैंडल करने की पावर किसके पास होगी? यूनियन के पास। ठीक है, तो जब ये यूनियन के पास है तो फिर पावर शिफ्ट हो सकता है, यानी इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि फेडरल जो सिस्टम है यानी कि संघीय प्रणाली वो किसमें परिवर्तित हो रही है? कन्वर्ट हो रही है
ये हो रही यूनिटरी फीचर में, ठीक है, यानी यूनियन की तरफ, सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रही। पर वैसा सिचुएशन अराइज होता है तो हमें उस सिचुएशन में वैसा निर्णय भी लेना पड़ता है। तो ये हो गया इमरजेंसी के बारे में। अब आज का हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है, इसको समझते हैं। देखिए, नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है, यानी आर्टिकल 352, इसमें दो तरीके की आपको इमरजेंसी देखने को मिलेगी। पहला इमरजेंसी होता है आपका एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल, ठीक है, यानी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस और इंटरनल डिस्टरबेंस। यानी सिंपल सा मतलब है कि बाहरी प्रभाव जो पड़ रहा है और आंतरिक प्रभाव, कलह, तो इनसे हम कैसे बचेंगे। तो इनसे बचने के तरीके को हम समझते हैं। पहले, सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी होती क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ते हैं, यानी आर्टिकल 352, तो इसमें लिखा है कि जब भी देश में यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी पे थ्रेट हो, तब उस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी जो दो तरीके की मैंने बताई, उसमें एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी दो तरीकों से होती है, एक होती है वॉर से और दूसरी होती है एक्सटर्नल एग्रेशन से। यानी जब वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध कब होता है, जब दो पार्टी जिनके बीच में युद्ध हो रहा है, दोनों के दोनों उस युद्ध में इन्वॉल्व हो और मतलब एक तरह से अब बोला जाए कि दोनों ही इन्वॉल्वमेंट पार्टीज को पता होता है, इन्वॉल्व पार्टी को। पर एक्सटर्नल एग्रेशन में ऐसा होता है कि सडन अटैक होता है, ठीक है, उस समय हम जिस भी पार्टी के ऊपर अटैक हो रहा है उसे पता नहीं होता है कि हम पे अटैक होने वाला था। ये बेसिकली अटैक होने के बाद दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, दोनों पार्टीज, यानी कंट्रीज अगर कंट्री के खिलाफ लड़ रही है तो उसे क्या कहेंगे हम, वॉर। जैसे अभी फिलहाल हो रही है वॉर यूक्रेन और रशिया के बीच में। लेकिन एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है, मान लेते कल को अचानक से कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, तो वो है एक्सटर्नल एग्रेशन का पार्ट, ठीक है। इंटरनल इमरजेंसी जो हम पढ़ते हैं, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस, वो जो सिचुएशन दी हुई है 44th अमेंडमेंट के पहले, ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉर्मल टर्म में। पर आज के टाइम में इंटरनल इमरजेंसी जो है वो आर्म्ड रिवेलियन हो गया, आर्म्ड रिवेलियन, ठीक है, दिख रहा होगा, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। इसके साथ ही साथ 44th अमेंडमेंट के बाद हमने लिया है आर्म्ड रिवेलियन। देखिए इसका कारण क्या था आर्म्ड रिवेलियन लेने का, आपको पता है कि 1975 से 1977 तक, 2 साल तक, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में इमरजेंसी लगी थी, ये थी इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। इससे पहले युद्ध जो हुए थे, वॉर जो हुए थे, जैसे आपका 1947-48 का वॉर, ठीक है, 1999 का कारगिल वॉर, ये सब वॉर है क्योंकि इसमें दो पार्टीज आपस में लड़ रही, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। फिर इंडो चाइना वॉर जो हुआ था, ठीक है, 1970s में जब इंडिया बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, वो भी वॉर था इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो वॉर थे। पर जब अचानक टेररिस्ट, जैसे 2008 में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन का फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड था, इसमें मैडम इंदिरा गांधी ने, जो उस समय की हमारी देन प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या लगाया, इंटरनल इमरजेंसी। उन्होंने क्या किया था उस समय, मीसा लगाया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत उन्होंने जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे उन सबको क्या कहा, एंटी नेशनल। एंटी नेशनल कह के बोला गया कि अब एंटी नेशनल हैं तो इसलिए इन्हें हम जेल में बंद करें, ठीक है। तो जो ये एंटी नेशनल टर्म था, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके कारण क्या किया गया, बहुत सारे जितने अपोजिशन लीडर्स थे उनको जेल में बंद किया गया। तो ये लगा कैसे था, इसको समझाता हूं। देखिए बेसिकली ये लगा था ऑन द बेसिस ऑफ कि प्रोक्लेमेशन जो हुआ था वो हुआ था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कहने पर, ठीक है।
इन सबको और डिटेल में हम समझेंगे क्यों चेंज करना पड़ा, आर्म्ड रिबेलियन क्यों आया 44th अमेंडमेंट के बाद। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजें जानना कि एक्चुअल में ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है या एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हो रहा है या इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, वो लगती कैसे है। तो सबसे पहले जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, ठीक है, तो ये होगी बाय प्रोक्लेमेशन। तो जब भी हम प्रोक्लेमेशन की बात करेंगे यानी कि हम उसको अलाउ करवा रहे हैं, तो फिर अलाउ कौन करेगा, तो अलाउ करते हैं हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम करते हैं, पर प्रोक्लेम कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर सेटिस्फैक्शन। अब ये सेटिस्फैक्शन क्या है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन है तो नहीं, आगे जब हम प्राइम मिनिस्टर और पूरा कैबिनेट वगैरह पढ़ेंगे यानी कि इसके बाद के पार्ट्स, ठीक, उसमें हम समझेंगे कि कैसे जो प्रेसिडेंट है वो काम करते हैं, कैसे एग्जीक्यूटिव काम करता है। बेसिकली प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव है तो क्या वो अपने सेटिस्फेक्शन, ओन सेटिस्फेक्शन से कर सकते हैं। अगर ओन सेटिस्फेक्शन से यानी कि मुझे लग रहा है कि ये लगाना चाहिए तो मैं लगा देता हूं, अगर प्रोक्लेम कर लेता हूं नेशनल इमरजेंसी को, मैं राष्ट्रपति मान लेते हैं कि मैं राष्ट्रपति हूं और अगर ये मैं बोल दूं कि मैं प्रोक्लेम करना चाहता हूं, तो क्या मैं अपनी सेटिस्फेक्शन से कर सकता हूं। अगर मैं अपनी सेटिस्फेक्शन से करूंगा तो वो डिस्क्रिशन हो जाएगा, मतलब स्व विवेकी शक्तियां, पर ये डिस्क्रिशन नहीं है क्योंकि ये होता है ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, अब इसमें देखिए 44th अमेंडमेंट के बाद इसे बोला गया कि रिटन कैबिनेट जब रिटन में परमिशन देती है, मतलब रिटन एड एंड एडवाइस देती है, उसी केस में प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेम करते हैं क्या चीज, इमरजेंसी को। कौन सा इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अभी हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो नेशनल इमरजेंसी कब करेंगे, जब कैबिनेट, ये हुआ था कब, 44th अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट जब हुआ उसके बाद हमने ये कन्वर्ट किया, पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे होता था, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे भी रिटर्न नहीं होता था। अब रिटर्न कम परमिशन की मतलब रिटर्न जरूरी है। ठीक है, जब तक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं मिलेगा कि हाँ प्रोक्लेम करिए, और किसके बेसिस पे, कैबिनेट के। ठीक है, आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट सिर्फ एक जगह लिखा मिलेगा, वो लिखा मिलेगा आपको आर्टिकल 352 में। ठीक है, उसके अलावा कहीं भी टर्म कैबिनेट यूज नहीं हुआ है। बस 44th अमेंडमेंट के बाद हमने एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट के बिहाफ में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन की बात कही है। चलिए ये तो हमने देख लिया कि 44th अमेंडमेंट के बाद बोला गया कि कैबिनेट जब तक रिटर्न में नहीं देंगे तब तक प्रेसिडेंट प्रोक्लेम नहीं कर सकते। चलिए अब इसको आगे समझते हैं कि मान लीजिए प्रोक्लेम हो गया, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया हुआ है जिसके माध्यम से प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, प्रोक्लेम कर दी। तो ये प्रोक्लेमेशन कब तक चलेगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जब भी प्रोक्लेम होगा ना तो ये ऑटोमेटिकली 30 डेज तक वैलिड रहेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट वैलिडिटी होगी इसकी 30 डेज। इसके बाद अगर इस वैलिडिटी को बढ़ाना है, ठीक है, यानी एक्सटेंड करना है, तो इसके लिए लगेगा पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगेगा। अब ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने टाइम का होगा, तो ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा कैसे, तो ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास होना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, याद रखिएगा स्पेशल मेजॉरिटी से ही होगा। बेसिकली मतलब है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये वाला स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, जो आर्टिकल 368 में दिया हुआ, मैंने आपको पढ़ा चुका है ये पहले, आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया है कि जो आर्टिकल 368 है उसके तहत हम अमेंडमेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविजन दिया हुआ है, तो स्पेशल मेजॉरिटी जो है उसकी बात यहाँ पे की जाती है, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी टोटल स्ट्रेंथ का 50% +1 एंड इट शुड बी
2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ जितने उस दिन हैं, ठीक है। तो इन दोनों का समेशन करेंगे तब जाके हमको एक्चुअल में ये प्रोक्लेमेशन वैलिड एक्सटेंशन मिलेगा, यानी बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा कितने दिन के लिए? तो ये बढ़ेगा 6 महीने के लिए, 6 मंथ एट अ टाइम, ठीक है। क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं आपसे, 6 महीने एक बार में। लेकिन मान लीजिए आपने 6 महीने के लिए कर लिया, इस बीच में आपको फिर से एक्सटेंड करवाना हो, तो फिर आपको वापस स्पेशल मेजॉरिटी का यूज करना होगा दोनों हाउस में। याद रखिएगा ये बोथ हाउसेस, दोनों हाउस में आपको स्पेशल मेजॉरिटी का यूज करते हुए 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन करवाना होगा। और ये हर समय 6-6 महीने की अवधि में बढ़ेगा, यानी कि टाइम फ्रेम इसका 6 मंथ एट ए टाइम होगा। और ये इनडेफिनेट टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं, आप 6-6 महीने करते हुए बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो ये तो हुआ प्रोक्लेमेशन का। अब प्रोक्लेमेशन को हम रिवोक करना चाहें, हटाना चाहें, तो क्या करेंगे? या मान लीजिए अभी चलिए प्रोक्लेमेशन को एक चीज और बता दूं कि क्वेश्चंस कई बार यहां से भी पूछता है कि मान लेते हैं हमने कहा बोथ हाउसेज में, पर लोकसभा डिसॉल्व हुई तो क्या होगा? तो अगर लोकसभा उस समय डिसॉल्व है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में हम जब तक पहली सीटिंग नहीं होती लोकसभा की, तब तक अगर राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है इस बिल को, ठीक है, यानी कि प्रोक्लेमेशन को, तो उस केस में वो पहली सिटिंग से तब तक 30 दिन तक वैलिड रहेगा। तो वो वोट नहीं करते, वोट कर देते हैं, वो भी अगर पास कर देते हैं, यानी लोकसभा भी पास कर देती है, तब जाके ये एक्सटेंड होगा, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 महीने के बाद अगर एक्सटेंशन नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली बिल लैप्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रिवोक करने का तरीका। तो रिवोक करने के लिए भी वापस प्रोक्लेम करना होगा कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे रिवोकेशन को, मतलब हटाने को, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए बेसिकली कुछ नहीं करना होगा, लोकसभा को सिंपल मेजॉरिटी से इस प्रोक्लेमेशन को पास कर देना होगा। इससे पहले हमने देखा था स्पेशल मेजॉरिटी, यहां आप देखिएगा, याद रखिए सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। लोकसभा में ये बिल अगर आया कि हमको प्रोक्लेम करना है, वापस रिवोक करना है प्रोक्लेमेशन को, तो सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे और राष्ट्रपति उसको रिवोक कर देंगे, ठीक है। यानी एक तो ये सिचुएशन हो गया, 30 डेज में क्या हुआ, एक्सटेंशन नहीं हुआ तो भी बिल लैप्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसके बाद प्रोक्लेमेशन खत्म। 6 मंथ के जो टाइम फ्रेम है जिसमें आपने पास किया, उसके पहले पहले अगर आपने फिर से उसको एक्सटेंशन के लिए पास नहीं करवाया तो भी वो लैप्स हो जाएगा। तो ये रिवोकेशन, ये लैप्स होने का, ठीक है, लैप्स भी होता है, इसी को बोलते हैं प्रोक्लेमेशन के माध्यम से। यानी राष्ट्रपति अगर लगाते हैं तो वापस हटा भी सकते हैं। तो पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, यानी प्रेसिडेंट के पास। तो ये था रिवोकेशन का। अब जानते हैं इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी के केस में सबसे पहले आपका इफेक्ट में पड़ता है फंडामेंटल राइट, सेंटर स्टेट रिलेशन, सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन है। और इसके अलावा एग्जीक्यूशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन का ही पार्ट है वैसे बेसिकली देखा जाए तो, पर सेंटर स्टेट रिलेशन में हम इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरा लेजिस्लेशन, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट में इफेक्ट सबसे पहले जैसे ही आपका नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है, सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है ऑन आर्टिकल 19, ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है आपका आर्टिकल 19। लेकिन आर्टिकल 19 इंटरनल इमरजेंसी के केस में, यानी आर्म्ड रिबेलियन के केस में नहीं होता है रिवोक, ठीक है। आर्टिकल 19 सस्पेंड कब नहीं होगा? जब आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रिबेल हो रहा है, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन के टाइम में ये रिवोक नहीं होगा, सस्पेंड
नहीं होगा। लेकिन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में तुरंत आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड होता था। इसका कारण मैंने आपको बताया था कि देखिए, जब भी आपका वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है तो उस केस में क्या है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देश के वो बाहर जाने का खतरा होता है। इसीलिए तुरंत आपका आर्टिकल 19 का 6 पार्ट, ठीक है, जितने भी आर्टिकल 19 के पार्ट्स हैं उन सबको एंड कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था इन केस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, और किसी केस में नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी में बाकी चीजें भी रिवोक, मतलब बाकी फंडामेंटल राइट्स को भी हम एंड कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं जितने को चाहे प्रेसिडेंट, पर उनको प्रोक्लेमेशन यानी लेटर ऑफ प्रोक्लेमेशन में वो मेंशन करना होगा। इतना याद रखिए कि अगर मेंशन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपका आर्टिकल 19 जाए आपको सस्पेंड होगा। इन केस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन के केस में नहीं होगा। लेकिन यही चीज अगर आप उसमें देखेंगे बाकी फंडामेंटल राइट्स के केस में, तो उनको प्रोक्लेमेशन के थ्रू, प्रोक्लेमेशन लेटर में लिख के देना होगा। पर इसका इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता है, तो हमने फंडामेंटल राइट्स समय जाना था आर्टिकल 20 और 21 नॉट इफेक्टेड। आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी कीमत पे नहीं लिया जा सकता, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और डिटेंशन, बेसिकली आपको मौका मिलना चाहिए, यानी हमने फंडामेंटल राइट में देख लिया। पर उसके अलावा बाकी जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है प्रोक्लेमेशन के लेटर में लिख के। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में। उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन में लेजिस्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि अथॉरिटी किसी एक को देनी होती है। तो इस केस में जो पावर स्टेट लिस्ट में दी हुई है उसके ऊपर भी सेंटर यानी यूनियन क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है। यानी यूनियन चाहे तो स्टेट लिस्ट के मैटर में लॉ बना सकता है। प्रेसिडेंट खुद ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं किसी स्टेट के लिए। एग्जीक्यूटिव के केस में जहां तक लेजिस्लेशन होता है तो एग्जीक्यूटिव भी ऑटोमेटिकली उसी दायरे के अंदर आ जाता है, यानी एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेशन के तौर पे आएगा। फाइनेंस भी आएगा, ठीक है, फाइनेंशियल पावर भी शिफ्ट हो जाती है किसके ऊपर, यूनियन के पास, कि चाहे तो वो फाइनेंस में कटौती कर सकती है। ठीक है, इसी केस में आपको मैंने बताया था कि वॉर अगर होता है तो आपसे देश आर्टिकल 23 का हनन ना करते हुए आपसे आपका वॉलेंट्री सर्विसेज मांग सकती है। आर्टिकल 23 में दिया हुआ है, ये एक्सेप्शन में माना जाता है। तो ये था इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे, सेंटर स्टेट रिलेशन पे और एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंसेस पे। चलिए, जब हमने इफेक्ट देख लिया तो आपको मैं बता दूं 1975-77 का जो टाइम पीरियड था उसमें जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में हटा दिया गया था। इसी को एंड किया गया 44th अमेंडमेंट के माध्यम से। अब जुडिशियल रिव्यू आ गया। जुडिशियल रिव्यू अब हो सकता है ऑन द मैलिफाइड इंटेंशन ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। यानी जुडिशियल रिव्यू कब होगा, जब सुप्रीम कोर्ट को लगे कि जो आपने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की है ये मैलिफाइड है। याद रखिएगा ये टर्म मैलिफाइड, ये कई बार पूछा जा चुका है। मैलिफाइड यानी इंटेंशन, इल इंटेंशन, गलत इंटेंशन से आपने नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करवाया है। तो ये जो केस था इसको बनाया गया था मिनर्वा मिल केस के तहत। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया था, किससे आया था, मिनर्वा मिल केस। इसको 44th अमेंडमेंट के तहत फाइनलाइज कर दिया गया। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है किसी भी लॉ का अगर वो मैलिफाइड इंटेंशन से बनाई जा रही होगी। तो प्रोक्लेम करें यानी लॉ ही तो बना रहे हैं ना बेसिकली। तो जब लॉ बना रहे हैं तो उस लॉ को चेक करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गारंटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, यानी संवैधानिकता का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा 44th अमेंडमेंट का इफेक्ट, मिनर्वा मिल का इफेक्ट, जुडिशियल रिव्यू का इफेक्ट। इससे क्या हुआ कि न्यायिक समीक्षा के अंदर आ गया। तो अब जब भी इंटेंशन, इसीलिए यहां से आया आर्म्ड रिबेलियन का कॉन्सेप्ट। आर्म्ड रिबेलियन का कॉन्सेप्ट आया कि भाई जब तक लोग
अपने हाथों में हथियार उठा के अपने देश की जो सत्ता है उसके खिलाफ ना जाते, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ वहां के खुद के लोग हथियार ना उठाए, तब तक उसे हम इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए कल को 4 लोग लड़ रहे हैं, तो जनरली इंटरनल डिस्टरबेंस का एक्चुअल डेफिनेशन कहीं लिखा नहीं है कि हाँ इतने इतने लोग ही होने चाहिए। तो इस केस में कंफ्यूजन होता है क्रिएट, और इससे मिसयूज होने का चांसेस बढ़ जाता है कि गलत तरीके से मेलाफाइड इंटेंशन से आप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें होगा क्या? इससे होता ये था कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी आपने प्रोक्लेम करवा ली, प्रोक्लेमेशन के बाद मैंने बताया कि 6-6 महीने बढ़ता है, पर वो 6 महीने के साथ साथ लोकसभा प्लस 1 ईयर हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने आज 6 महीने का सस्पेंशन, मतलब हमारी पार्टी मान लेते हैं सत्ता में सपोज, ठीक है, और वो हमारी पार्टी को लगा कि भाई अभी यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवाने का सिचुएशन आ गया, और हमने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर भी करवा लिया, प्रोक्लेम करवा लिया कैबिनेट की मंजूरी के साथ और एड एंड एडवाइस के साथ, और उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में पारित भी करवा लिया 6 महीने के लिए। तो जैसे ही वो पारित होगा, हमारा टेन्योर 5 साल की जगह वो बढ़ के 6 साल हो जाएगा। और ये भी हर बार जब जब एक साल के बाद, मतलब 6-6 महीने के बाद तीसरी बार अगर 6 महीने के लिए फिर से बढ़ता है तो ये प्लस 1 ईयर और हो जाएगा। यानी ये भी इनडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ सकता है, टाइम के लिए एक्सटेंड हो सकता है लोकसभा। इसी से बचने के लिए, ये मिसयूज ना हो, कोई पार्टी 5 साल से ज्यादा ना रहे, इसीलिए ये वाला सिचुएशन लाया गया। क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस केस के थ्रू जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नेशनल इमरजेंसी में इफेक्ट करता है, आर्म्ड रिबेलियन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया है, ठीक है, उसके अलावा कौन सा इंटेंशन होना चाहिए, ये टर्म याद रखिएगा, मेलाफाइड लिखा हुआ है, ठीक है, मेलासियस मेलाफाइड इंटेंशन से अगर किया जा रहा है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी, ठीक है, नल एंड वॉइड उस लॉ को डिक्लेयर करेगी, यानी उस प्रोक्लेमेशन को। तो उस तरह से वो प्रोक्लेमेशन एंड हो जाएगा और इंटरनल डिस्टर्बेंस या नेशनल इमरजेंसी एंड हो जाएगी। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। एक पॉइंट रह गया था जो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम रिवोकेशन की बात कर रहे थे तो हमने देखा ये 3 चीजें, पर मान लीजिए कि अभी मतलब कोई भी सदन चल नहीं रहा हो, ठीक है, रिसेस का टाइम, लेकिन हमें चाहिए कि रिवोक करवाना है। तो इस केस में अगर 1/10 लोकसभा मेंबर, ठीक है, अगर ये डिसाइड कर ले प्रोक्लेमेशन को एंड करवाना है, उस केस में 14 डे के अंदर अंदर एक स्पेशल सेशन होगा, 14 डे के अंदर अंदर जॉइंट सेशन होगा, और उसके बाद उस प्रोक्लेमेशन को एंड कर दिया जाएगा, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से पास करके उसे एंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर अबाउट नेशनल इमरजेंसी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि आर्टिकल 360, 360, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के बारे में। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने टॉपिक आपको बताया यह समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे ये डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, अगले कमेंट में उसके नीचे लिख दूंगा, या अगले लेक्चर में उसे हम डिस्कस कर लेंगे। आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन है, अगर आप CGPSC या UPSC देना चाहते हैं आने वाले सालों में, और आपका एम है एज ए सिविल सर्वेंट देश की सेवा करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नया कोर्स, नया बैच लॉन्च हो रहा है CGPSC का 3 मार्च से, और UPSC का 3 मार्च इवनिंग से, ठीक है, मॉर्निंग 8 to 11 AM आपके CGPSC की क्लासेस हम इंटीग्रेटेड कोर्स यानी फुल लेंथ 12-13 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। साथ ही साथ UPSC का भी प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, जिसकी फीस हमने बहुत मिनिमम रखी है। कोई इंसान जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता हो, वो अगर हमारे साथ 8 मार्च यानी 8 मार्च से पहले जुड़ता है तो उसको हम कंसेशन भी देंगे, 30% कंसेशन फॉर एवरी पर्सन एंड 40% फॉर वुमेन्स जो 8 मार्च से पहले रजिस्टर करते हैं हमारे साथ। चलिए, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और भी जो लोग UPSC या PSC की तैयारी करें उनके साथ, और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलते रहे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए
और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।